Our today's question is about drift velocity. The most general type of question that is asked in a board examinations is define drift velocity of electrons and establish its relation between or establish its relation with इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका मतलब क्या हमारे पास है, हमें डिफाइन करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एंड साथ ही साथ हमें एक रिलेशन बनाना है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या रिलेशनशिप है हमें वो कैलकुलेट करना है। ओके, तो शुरू करें इस टॉपिक को हम लोग। पहले समझिए ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है। ड्रिफ्ट यानी होता है टू बी कैरिड अवे, मतलब वो कहीं जाना नहीं चाहता और जा क्यों रहा है उसको कुछ कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी वो जा रहा है और किसी और चीज़ के कारण जा रहा है। उसे खुद पता नहीं है वो कहाँ जा रहा है, क्यों कर रहा है, उसे कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी वो कर रहा है। उसे ही कहेंगे आप लोग ड्रिफ्ट का नाम देंगे। ड्रिफ्ट यानी क्या है, किसी और के फोर्स के कारण उस पर इफेक्ट होना शुरू होता है और वो उसके साथ साथ मूव करना शुरू कर दे, उसे ही कहते हैं ड्रिफ्ट हो जाना। जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, मम्मी अपने बच्चे को खींच के ले जा रही है। यहाँ ड्रिफ्ट कौन करवा रहा है, मम्मी करवा रही है, और ड्रिफ्ट कौन हो रहा है यहाँ पे, बच्चा हो रहा है। कि बच्चा क्या है, मम्मी के फोर्स के कारण खींचा चला जा रहा है, इसे ही कहते हैं ड्रिफ्ट होना। और हमें क्या निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम इसका डेफिनेशन पार्ट बाद में करेंगे, पहले हम लोग करेंगे इसका रिलेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और इसी दौरान इसका डेफिनेशन भी बन जाएगा हमारे पास। तो फिलहाल हम पहले देखेंगे क्या, पहले करेंगे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर? तो शुरू करें इस चीज़ को। इसका आंसर लिखना शुरू करते हैं। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर आर ऑलवेज इन अ कंटिन्यूस रैंडम मोशन। हम लोग जानते हैं क्या है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कभी रुका हुआ नहीं रहता, हमेशा मूव करता रहता है। और वो हमेशा मूव करता रहे तो उसके लिए एक पर्टिकुलर नाम दिया गया मोशन का। वो नाम क्या हमारे पास है, आप मोशन देख लीजिए, नाम खुद आप बता पाइएगा। हमारे पास जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं ऐसा कुछ, ये इलेक्ट्रॉन कभी इधर जाएगा, कभी इधर आ रहा है, कभी इधर आ गया। इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन हम देख पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं रैंडम हो रहा है, कभी इधर कभी उधर, हर तरफ वो भागता जा रहा है। इन दिस केस इस मोशन का एक नाम है पर्टिकुलर। वो पर्टिकुलर मोशन का नाम क्या है, आप केमिस्ट्री में बहुत बार पढ़े इस चीज़ को, याद कीजिए। बिल्कुल, ये है ब्राउनियन मोशन। इसे कहते हैं ब्राउनियन मोशन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हमारे पास रैंडमली मूव कर रहे हैं इन ब्राउनियन मोशन। अब इस केस में देखिए, क्योंकि उसका डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है, इससे हमारा कोई लेन देन भी नहीं होगा फिर। अब सोचिए, ये तो बस सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का बात की ना, लेकिन एक 1 मीटर क्यूब का अगर मान लीजिए 1 मीटर क्यूब का कोई हमारा कंडक्टर है, अगर 1 मीटर क्यूब का कंडक्टर हम लेते हैं, इन दैट केस उस कंडक्टर में 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स होती है। आप सोच रहे हैं यहाँ बात को, तो 1 मीटर क्यूब में 10 टू द पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आपका तो 1 मीटर क्यूब का नहीं हो तो उससे बड़ा होता है काफ़ी। तो यानी सोचिए कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए फिर हमारे पास। अब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को इंडिविजुअली कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वहाँ पे हम लोग काम करते हैं एवरेज लेने का। क्लियर? क्योंकि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हम एक साथ कैलकुलेट करने के लिए उतना हमारा टाइम नहीं, और उतना कर भी नहीं पाएंगे शायद हम लोग। हर एक को बैठ बैठ के कितना क्या है वो निकालना बहुत मुश्किल है, इसलिए ऐसे केसेस हम लोग एवरेज लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ भी जो हम लोग करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए, वो हम लोग एवरेज वेलोसिटी ही निकालेंगे। अब देखते हैं, बने रहिए कैसे निकालें इसको हम लोग। फिलहाल आप देख क्या रहे हैं, जब उसको आज़ाद छोड़ा गया, कुछ नहीं किया गया उस पर, तो वो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता रहता है। ऐसे तो एक इलेक्ट्रॉन नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपस। तो आगे क्या लिखे इसके बारे में हम लोग, इसीलिए हम लोग एक लाइन लिखेंगे यहाँ पे। क्या लाइन लिखेंगे, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इज़ वेरी लार्ज। कि हम देख पा रहे हैं क्या, 1 मीटर क्यूब में ही 10 टू पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तब तो कितने सारे होंगे यहाँ पे वो कह भी नहीं सकते हम तो। इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इज़ वेरी लार्ज। अब हर किसी का जो वेलोसिटी होगा वो भी अलग होगा, सबको अपना मर्जी का मालिक है भाई, क्यों फॉलो करे किसी को हम। इसलिए हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना अपना स्पीड होता है, अपना अपना वेलोसिटी होता है मूव करने का, जहाँ मन वहाँ मूव करेंगे।
इसलिए हम क्या करेंगे, अब मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटीज़ हर एक इलेक्ट्रॉन का अलग अलग होगा। ये तो मैं जान नहीं रहते, तो मान लिए क्या यहाँ पे कि पहले इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी u1 मानते हैं, दूसरे के लिए u2, तीसरे का u3। वैसे ही जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारे पास है तो nth के लिए वो कितना हो गया हमारे पास, un मान लेंगे। सो वी आर राइटिंग इफ u1, u2, u3, un आर रैंडम थर्मल वेलोसिटीज ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स, देन द एवरेज इनिशियल थर्मल वेलोसिटी इज गिवन बाय। आप तो इतना तो जानते ही होंगे शायद कि अगर मान लीजिए हम नंबर देते हैं 2 + 3 + 4, या फिर कोई नंबर रहा 2, 3 और 4, इसका एवरेज निकालने बोले, 2, 3 और 4 का एवरेज कितना होता है, हम जोड़ते हैं और कितना नंबर क्वांटिटीज था, 1, 2, 3, तो डिवाइड बाय 3 करते हैं यहाँ पे। क्लियर? एवरेज तो ऐसे निकालते हैं ना। एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग, 1, 2, 3, 4, 5, मान लीजिए 5 नंबर दिया हुआ है। क्लियर? 5 नंबर दिया हुआ है तो हम क्या करें यहाँ पे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाय कितने नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो बाई 5 कर दिए। वही यहाँ भी किया गया है। जब एवरेज वेलोसिटी हम निकालना चाह रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, u1 + u2 + u3, क्योंकि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो n टाइम्स डिवाइड होगा ये, इससे निकल गया हमारा एवरेज इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं होता है, एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि एवरेज होगा तो कितना होगा, पहले वो चेक कर लेते हैं। जैसे कि कोई बेचारा इंसान यहाँ पे खड़ा है, कोई भी हो सकता है, यहाँ पे आप भी हो सकते हो, बुरा नहीं मानूंगा मैं इस बात का। यहाँ आसपास बहुत सारे दोस्त इस पे टूट पड़ने को रेडी है। ये क्या कर रहा है, इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको ऊपर खींचा, ये इसको नीचे खींच रहा है, तो बेचारा जाए कहाँ फिर, वो कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि अगर हर तरफ से फोर्स लगाएंगे हम लोग तो बेचारे की तरफ किस तरफ जाए उसको ऑप्शन ही पता नहीं चलेगा, और नेट फोर्स यहाँ पे 0 हो जाता है। हम देख पा रहे हैं क्या, अगर हर कोई 10 न्यूटन का फोर्स लगाता है, जैसे हर डायरेक्शन से फोर्स यहाँ लग रहा है, 10 न्यूटन 10 न्यूटन, हर तरफ से 10 न्यूटन अगर बात करें हम लोग, इन दैट केस हम देख पा रहे हैं क्या, हर तरफ फोर्स लगने के कारण इस बॉडी पे हमारा नेट फोर्स 0 हो जा रहा है, क्योंकि ऊपर वाला क्या कर रहा है, नीचे वाला कैंसिल कर रहा है, ये आपका इधर वाला कैंसिल कर दिया, यानी हर फोर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है यहाँ पे, यानी जो नेट फोर्स उस बॉडी पे लग रहा है वो तो 0 हो गया। इसलिए हम देख ये भी पाए थे कि हर एक इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अलग अलग होता है, हर एक इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी का मालिक था यहाँ पे, यानी कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, कोई इस तरफ आ रहा है, कोई जहाँ मन वहाँ जा रहा है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फिक्स नहीं है। अगर डायरेक्शन फिक्स नहीं है तो इलेक्ट्रॉन गया कहाँ, वो तो पता ही नहीं हमको। इसलिए यहाँ वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग, 0 लेते हैं। अगर मल्टीपल डायरेक्शन रहे, हमेशा याद रखिए नेट वैल्यू 0 हो जाता है। अब जानते ही जब बहुत सारा दिमाग एक साथ लगना शुरू हो जाता है तो कुछ काम नहीं होता है। वही यहाँ का भी हाल है। अगर इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव ना करे, यानी सारे इलेक्ट्रॉन अगर एक ही डायरेक्शन मूव किए होते, इन दैट केस कुछ काम बन जाता। लेकिन यहाँ क्या है, हर कोई अपना अपना डायरेक्शन लिया हुआ है, कोई इधर, हर तरफ का डायरेक्शन है। इसलिए यहाँ जो नेट रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा आपस, उसका हमको पता नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं हम लोग, जो नेट इनिशियल वेलोसिटी होगा एवरेज का, वो हमारा 0 बोलेंगे। 0 क्यों लेंगे, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे आइडेंटिफाइड नहीं है। एक क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए ये वाला डायरेक्शन क्या हो रहा है, इसको कॉम्प्लीमेंट किया हुआ है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, फिर ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। इस तरह से बहुत सारे और भी होंगे जो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इस तरह से जो नेट मिलेगा हमको वो 0 मिल जाता है। क्लियर? ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब मान लीजिए कि उसी कंडक्टर को हम ले रहे हैं और उस कंडक्टर में क्या किए हैं, एक बैटरी जोड़ दी। हम क्या कर रहे हैं, उस कंडक्टर को यूज़ किया, कंडक्टर में एक बैटरी लगा दे रहे हैं। बैटरी का प्लस इधर और माइनस इधर, यानी कंडक्टर क्रॉस इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा हमारे पास। फॉर सिंप्लिसिटी हम मान लेते हैं इस कंडक्टर का लेंथ को L मान ले रहे हैं। कंडक्टर का लेंथ L है एंड जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास है वो A है। भले ही उसका ज़रूरत ना हो लेकिन फिर भी हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पे हम क्या लिए हैं, लेंथ L लिए हैं, एरिया क्रॉस सेक्शन A लिए हैं,
एंड अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे होंगे, कोई एक ही इलेक्ट्रॉन की बात अगर करें हम लोग, क्योंकि हम देख पा रहे हैं क्या इन दिस केस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद में नेगेटिव होता है और यहाँ जो हमारा सेटअप हुआ है वो भी नेगेटिव बना था, तो ये क्या करेगा, इसको इस तरफ धक्का मारेगा और प्लस वाला क्या करेगा, उसको अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा। क्लियर? हम देख पा रहे बैटरी जैसे लगा दिए तो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर रहे हैं। एक और बात का ध्यान रखना है यहाँ पे क्या, कि जब बैटरी जोड़ रहे हैं तो एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, हम हमेशा जानते हैं कि प्लस और माइनस साइन जब बनता है तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। यानी अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बना है तो इसमें डायरेक्शन कहाँ बनेगा, क्योंकि ये प्लस ये माइनस था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा हमारे पास, कुछ इस तरफ। ये रहा हमारा फील्ड का डायरेक्शन। फील्ड क्यों बना, क्योंकि हम बैटरी लगाएं। हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे कि बैटरी लगाने से क्या हुआ, जो बैटरी हम लगाए यहाँ पे, बैटरी के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है कंडक्टर के क्रॉस कुछ इस डायरेक्शन में, क्योंकि प्लस इधर था माइनस इधर था, तो फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ का होगा हमारे पास। और ये फील्ड के कारण क्या हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरफ मूव करना शुरू कर दे रहा है। यानी हम फैक्टर याद रखिए, हम क्या बोल रहे थे, ड्रिफ्ट करने का मतलब क्या होता है, किसी और के कारण कोई एक हरकत करना शुरू करे। यहाँ आप देख पा रहे क्या, बैटरी लगाने से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुका है और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर रहे हैं। यानी जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है यहाँ जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए, वह है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो यहाँ पे ये डायग्राम पहले बना लीजिएगा आप लोग कॉपी में। ये डायग्राम बनाने के बाद आपको ये चीज़ लिखना है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं क्या, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल कौन सा, इलेक्ट्रॉन पे, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय F इज इक्वल टू क्यू ई। लेकिन हमें पता है यहाँ पे Q क्या है, वो तो इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई, जहाँ F का मतलब फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन, किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, एंड चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन का, माइनस ई। तो इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग ये जानते हैं भली भांति कि फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, हमें न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो हमें पता है वो क्या होता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास ये कहता है कि F इज इक्वल टू होना चाहिए ma, जहां पे F का मतलब क्या है, F यानी फोर्स है, जहां पे F का मतलब है फोर्स किस पे, ऑन इलेक्ट्रॉन्स। m यानी क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड एक्सेलरेशन जो हमारे पास a है वो है एक्सेलरेशन अचीव्ड बाय इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, उसे हम लिख रहे हैं a से। अब इसे मान ली इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। नाउ अगर कंपेयर करें हम लोग, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 3, तो आप देखिए इक्वेशन 2 में क्या था और इक्वेशन 3 में क्या हमारे पास है। इक्वेशन 2 में हमारे पास क्या था, अभी हमने किया था ना, F इज इक्वल टू माइनस ई था और F इक्वल टू ma हमारे पास है थर्ड इक्वेशन। तो अगर इन दोनों का यूज किया जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हमें यहां से एक्सेलरेशन निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, ma इज इक्वल टू माइनस ई कह सकते हैं, ज़्यादा अच्छा हो कि वेक्टर साइन यहाँ दे दें हम लोग, तो ये बटन हमारे पास है। तो F हमें ma इज इक्वल टू कितना आ चुका है, माइनस ई। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना होगा, a इज इक्वल टू आ गया माइनस ई बाय m। इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। क्लियर? ये जो एक्सेलरेशन हम निकाल रहे हैं ये हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए सेम होगा, बिकॉज जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन से सबको एक ही फोर्स खींच रहा है, वो है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सब पे एक ही फोर्स काम किया है, ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए सब में जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा वो सबका सेम होगा। ये एक्चुअली है तो पहला वाला डायग्राम ही, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप में देखते हैं कैसे बना सकते हैं इसको हम लोग। अभी तक हमने क्या देखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन्स में एक्सेलरेशन क्रिएट कर रहा है। नाउ
हम जानते क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक तो नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। एंड किसी भी कंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वहाँ पे कुछ पॉजिटिव आयंस भी होते हैं। क्लियर? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, कुछ पॉजिटिव आयंस भी है अंदर उसमें। यानी आप सोचिए, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास, ये जब आगे ट्रैवल करना शुरू करेगा, क्योंकि इसके पास पाथ थोड़ा लंबा है, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा वेलोसिटी अटेन करेगा। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आने के दौरान इसमें कोई कोलिजन नहीं हुआ है, कोई टक्कर नहीं हुआ है, तो उस टाइम को मान लेते हैं τ1। क्या मान रहे हैं? τ1। वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास है, दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ से लेके यहाँ जाता है, तो ऐसे ही कोलिजन हो जाता है हमारे पास। तो यहाँ से लेके यहाँ आने का जो समय होगा उसे मान लेंगे हम लोग τ2। लेकिन ये बेचारा कुछ और वेलोसिटी अटेन किया होगा, उसे मान ले v2 हम लोग मान लेते हैं। वैसे ही और भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो आपका कुछ छोटा डिस्टेंस भी ट्रैवल किया होगा, किस्मत की बात है। तो यहाँ पे इसको τ3 मान लेंगे, इसे मान लेंगे v3 वेलोसिटी अटेन किया है। ऐसे यहाँ पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो कोलिजन्स कर रहे होंगे। तो आप देख पा रहे क्या, हर किसी का जो पाथ लेंथ है ट्रैवल करने का, या जो समय है टक्कर लगाने का, वो अलग अलग है। अब ये समय हम जब देख रहे हैं यहाँ पे, जहाँ तक कोई कोलिजन नहीं हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के दौरान इसके बीच में कोई टक्कर नहीं हुआ है, कोई कोलिजन नहीं हुआ है, तो इस टाइम को कहा जाता है इसका रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। क्यों? आराम था, रिलैक्स था वो, इसलिए कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं हम लोग। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है हमारे पास? वो टाइम जहाँ पे कोई कोलिजन नहीं हुआ है। क्लियर? अब थोड़ा इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं हम लोग। इसे ही हम लोग लैंग्वेज फॉर्म में क्या लिखेंगे? द गेन इन वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड टेक्स प्लेस ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। ये जो गेन ऑफ वेलोसिटी हमारे पास हम देख पा रहे थे, एक बहुत ही छोटे समय के लिए होता है, वेरी शॉर्ट टाइम। इट इज बिकॉज एज द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट्स इट गेट्स scattered due to collision with positive ions, जैसे हम बोले थे पहले। The very short time for which the free electrons accelerates before it undergoes a collision with positive ion is known as, या फिर is called relaxation time, is called relaxation time and is represented by tau. Now डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्या लिखेंगे? अब इतना तो काम हम कर चुके हैं, अब बात होगा हमारे पास फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। अगर हम पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, हमारा पहला इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, उस केस के लिए हमारा वेलोसिटी कितना है? हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फॉर्मूला पढ़े हैं, उसी का यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे? v1 इज इक्वल टू u1 प्लस ए τ1। क्लियर? हम पहला इलेक्ट्रॉन का बात करें, पहला इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी हमारे पास था v1, इनिशियल वेलोसिटी u1 और रिलैक्सेशन टाइम τ1। वैसे ही फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे हम लोग, v2 इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास? u2 प्लस ए τ2। एंड सिमिलरली फॉर nth इलेक्ट्रॉन, vn इज इक्वल टू un प्लस ए τn। क्लियर? हमने क्या किया यहाँ पे? टोटल पहले 1 का निकाला, फिर सेकंड का निकाला है, फिर हमने nth का निकाल लिया है। अगर इन सब को जोड़ दिया जाए और उसका एवरेज निकाला जाए, उससे हम आराम से निकाल सकते हैं उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा। तो फिलहाल ध्यान दे रहे हम लोग क्या, पहला इलेक्ट्रॉन का पहले निकालेंगे, फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन का, वैसे nth इलेक्ट्रॉन का निकाल लेंगे हम लोग। पहले हम लोग कितने इक्वेशन नंबर पे थे हम लोग? हाँ, 4 नंबर पे थे। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 5, 6 एंड 7। क्लियर? अब इतना काम करने के बाद हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी with which free electrons in a conductor get drifted under the influence of an external electric field
अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, इट इज डिनोटेड बाय या फिर रिप्रेजेंटेड बाय Vd। हम ऐसा क्यों कहना चाह रहे, देखिए इनिशियल फेज में क्या था हमारे पास कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन था वो रैंडमली मूव कर रहा था, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया उसको तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपस मूव करना शुरू करते हैं। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब मूव करना शुरू कर रहे हैं, इन दैट केस हम पा रहे हैं क्या, क्योंकि जो नेट रिजल्टेंट डायरेक्शन हमारे पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, इस वजह से हमारा जो नेट वेलोसिटी होगा या फिर एवरेज वेलोसिटी होगा वो जीरो नहीं होगा। अब इनिशियली क्या था हमारे पास, यू एवरेज हमारा जीरो था, लेकिन वी एवरेज हमारा जीरो नहीं होगा, कुछ एक वैल्यू रहेगा, बिकॉज सारे इलेक्ट्रॉन्स अब एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। इस वजह से हम लोग अब निकाल रहे हैं क्या, एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं इन सारे इलेक्ट्रॉन्स का, और उसी एवरेज वेलोसिटी का नाम कहा गया है क्या, उससे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर? तो पहले निकाल लेते इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, बहुत ही आसान है। नॉर्मली हम देखे क्या थे, हमारे इक्वेशन के बेसिस पे देखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन कौन सा था, 5, 6 एंड 7, कौन कौन से देखिए आप, ये है 5, 6, 7, इन सबको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे और एवरेज निकालेंगे। तो अगर एवरेज निकाला जाए इन सब इक्वेशंस को लेके तो हमें क्या मिलता है वो चेक कर लेते हैं। हमारे पास क्या आएगा, Vd या फिर जो V एवरेज हमारे पास है वो कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस ऐसे Vn तक जाएंगे डिवाइड बाय n, ऐसे तो एवरेज निकालते हैं। एंड Vd इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1, दैट इज U1 प्लस A τ1 प्लस V2 यानी है U2 प्लस A τ2 प्लस UN प्लस A τn होल डिवाइडेड बाय n। अब जो कॉमन निकाल सकते लेकिन कॉमन तो शायद यहाँ कुछ होगा नहीं, तो सबको इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ पे Vd इज इक्वल टू कितना है, U1 प्लस U2 प्लस ऐसे UN तक डिवाइड बाय n प्लस यहाँ पे A τ1 प्लस A τ2, क्या कर रहे हैं यहाँ पे वेक्टर साइन तो A पे होगा ना, टाउ पे थोड़ी होता है, A τ1 A τ2, वैसे ही हमारा A τn तक हो। यहाँ गलती नहीं किया हमने, हाँ यहाँ भी गलती हो गई था, वेक्टर साइन एक्सेलरेशन पे होता है, टाउ पे नहीं होता। वेक्टर क्वांटिटी इज एक्सेलरेशन, सो वेक्टर साइन हमेशा ए पे देंगे, टाउ पे नहीं। हम गलती से वहाँ पे शायद टाउ पे हम दे दिए थे, वहाँ पे टाउ पे नहीं होगा। हमारा वेक्टर साइन जो भी हमारा वो एक्सेलरेशन पे होता है। सो हमारा जो नेट रिजल्टेंट वैल्यू होगा हमारे पास वो कितना आ रहा है, Vd इज इक्वल टू, क्योंकि ये जो फैक्टर हमारे पास है, ये फैक्टर जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे U1 प्लस ये जो एवरेज वैल्यू ऑफ U है, ये कौन सा है, ये हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ U है, प्लस यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर ए को कॉमन ले लेते हैं, अगर ए वेक्टर कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ रहा है आपस, τ1 प्लस τ2 प्लस U1 प्लस U2 प्लस UN, जो हमारा ये फैक्टर मिल रहा है, ये फैक्टर क्या है एक्चुअली, ये तो एवरेज वेलोसिटी था हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी एवरेज का। इन दैट केस हम पहले भी निकाल चुके हैं कि इनिशियल एवरेज वेलोसिटी कितना था, 0 आया था। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में कि ये जो हमारा वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन 1 हम कह सकते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 पे ध्यान दीजिएगा, हमारा क्या था, इस पूरे का वैल्यू 0 था, तो हम लिख सकते हैं क्या, Vd इज इक्वल टू कितना, 0 प्लस A टाउ, एंड ये जो वैल्यू हमारे पास है, ये आप देख रहे हैं τ1 प्लस τ2, ये क्या है, एवरेज टाउ है, या फिर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कैसे इसको हम लोग यहाँ पे, तो इस एवरेज को हम लिख देते हैं टाउ लिख देते हैं। हम क्या किए यहाँ पे, τ1 प्लस कहाँ किए हम लोग, वेयर τ1 प्लस τ2 प्लस τn बाई n इज इक्वल टू टाउ मान लिए। क्लियर? तुम्हारा एक्चुअल वैल्यू कितना बच रहा है यहाँ पे, Vd इज इक्वल टू आ चुका है, Vd इज इक्वल टू A टाउ। आगे अगर इसे हम इक्वेशन 8 मान लेते हैं, हमने पहले ही एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल लिया था। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आया था हमारे पास, हमारा शायद इक्वेशन नंबर कौन सा था, वो 4 नंबर था शायद, देखते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर 4 में क्या था हमारे पास, A इज इक्वल टू माइनस ई बाई एम था ना, तो इसी इक्वेशन को यहाँ 8 नंबर में यूज करेंगे हम लोग। तो लिख लेते हैं, यूजिंग इक्वेशन
4 in 8, उस बेसिस पे हमको क्या मिलेगा, वी डी इज इक्वल टू क्या, माइनस ई ई बाई एम, एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया ई ई बाई एम, बगल में था टाउ, इसलिए हमारा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका एक्सप्रेशन ये होगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन कभी कभी पता है ना पोटेंशियल के रूप में ये पूछ देता है, और पोटेंशियल के रूप में पूछ दे, इन दैट केस बस एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है यहाँ पे, उस बार में हम क्या कीजिएगा, अगर पोटेंशियल रूप में बोले तो, लेकिन बोलता नहीं नॉर्मली, अगर पोटेंशियल में बोल दिया तो इन दैट केस हम लिख सकते हैं क्या, सिंस हमें पता क्या है कि E इज इक्वल टू वी बाई एल होता है, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होता है पोटेंशियल डिवाइड बाय लेंथ। इन दैट केस हम वी डी लिख देते हैं क्या, वी डी इज इक्वल टू हो जाएगा, या फिर वेक्टर साइन नहीं देते हैं पोटेंशियल के रूप में लिख रहे तो वी डी का देने जरूरत नहीं है हमको, तो वी डी इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, माइनस ई वी बाई एल इंटू टाउ, क्योंकि ई इज इक्वल टू था हमारे पास वी बाई एल, तो वही हम यहाँ पुट कर दी, आ गया हम पास, क्लियर। ये था हमारा रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। कभी एग्जाम में पूछे तो ये ऐसे ही बनाना हमको, नॉर्मली ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है तो आप इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। थैंक यू।